सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखिए, हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें हम 6 फरवरी 2023 का पेपर देख रहे थे। इसमें हमने 15 कंटेंट के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आप पार्ट ए ज़रूर देखिएगा, उसमें 6 फरवरी 2023 का 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंटेंट के। और अभी इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं उसी सेट के पेडागोजी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 6 फरवरी 2023 के पेडागोजी के क्वेश्चन है ईवीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कंटेंट कंप्लीट कर लिया था, यहाँ से अब पेडागोजी स्टार्ट होती है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी का, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ़ द टीचर। ऑप्शन ए है विषय में पारंगत होंगे। ऑप्शन बी है शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ से ही बता दिए हैं। ऑप्शन सी है विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देते हैं। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपकी पेडागोजी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाइएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब मुझे बताइएगा। ऑप्शन सी होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पर्यावरण अध्ययन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तभी होता है जब विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेडागोजी को सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें कुछ टैग वर्ड्स थे, अगर आपको याद हैं तो देखिए, विभिन्न अर्थपूर्ण ये भी मैंने आपको बताया था। अगर वरियस मीनिंगफुल कहीं पर आ जाए, ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज कहीं पर आपको दिख जाए तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इट इसेंशियल टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल स्टडीज़। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। ऐसा हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि ईवीएस आपकी 3rd to 5th क्लास में होती है और 3rd to 5th क्लास तक बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन जो है विकसित नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। देखिए, रटना नेगेटिव टर्म है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। टैग वर्ड्स वाली सीरीज़ आप देखिएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको मेमोराइज या रोट लर्निंग, बच्चा रट रहा है, इस तरह के वर्ड मिलेंगे तो वो ऑप्शन हमेशा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है जो सही है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से आया है। देखिए, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है असाइनमेंट का। ऑप्शन बी है चेकलिस्ट का। ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन का एंड ऑप्शन डी है रिटन क्वेश्चन यानी कि लिखित प्रश्न का। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो आपकी रेटिंग स्केल है उसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रचनात्मक आकलन पढ़ना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ना होगा। ठीक है, असेसमेंट वाला वीडियो आप देखिएगा, थ्योरी मैंने आपको करवाई है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन बी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो। ऑप्शन डी है रेटिंग स्केल। तो देखिए, साधन नहीं है पूछा है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नॉट पूछा है तो क्या नहीं होगा।
तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो वो यही नहीं होता है फ्रेंड्स कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये चीज़ आपकी रचनात्मक आकलन के अंदर नहीं आती है, बल्कि ये चीज़ आती है आपकी योगात्मक आकलन के अंदर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। योगात्मक आकलन को इंग्लिश में बोला जाता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि ऐसे के अंदर होता है कि बच्चे का एनुअल अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। बट जो रचनात्मक आकलन होता है ना, ये वर्ष में एक बार नहीं होता है, बल्कि कई बार हो सकता है। जैसे टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पर समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ें बच्चों की पता चलती हैं रचनात्मक आकलन से, और ये चीज़ जो है एक साल में कई बार हो सकती है। बट जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है वो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट होता है, यानी कि बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, सिर्फ साल में एक बार एग्ज़ाम लेकर के पास फेल कर देना, वो आता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये जो है साधन नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग मैप्स इन एनवायरनमेंट स्टडीज डेवलप एन इम्पॉर्टेंट स्किल इन स्टूडेंट्स, दैट स्किल इज। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल कौन सा है? देखते हैं वह कौशल कौन सा है। पहला है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। दूसरा है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन 3 है अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। एंड ऑप्शन डी है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, और वह कौशल आपका कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में रिपीटेडली पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये तो 6 फरवरी 2023 का है, बट अलग अलग शिफ्ट में ये और पूछा गया था। तो जहाँ भी आपसे मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, तो सीधे आपका दिमाग जाना चाहिए स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे में। हमें मानचित्र से पता चलता है, ठीक है। इससे आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो मानचित्र है ना, वो उसमें हमेशा आपको क्या पता चलता है? जब आप मानचित्र देखते हैं आपको प्लेस पता चलता है, ठीक है, डिस्टेंस पता चलती है, दूरी, आपको डायरेक्शन पता चलती है, दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An EVS teacher conducts an experiment related to what floats and what sinks in water. Which process skill will be developed in the student? हिंदी में देखते हैं, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, इससे संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ऑप्शन बी है पहचानना यानी कि रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर यानी कि पानी के प्रति संवेदना। ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन। कैसे? देखिए, एक शिक्षक हैं जो क्या डूबा क्या तैरा पानी से संबंधित प्रयोग का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, संचालन कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? अवलोकन का। सीधी सी बात है, बच्चे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे उसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS टीचिंग शुड एनकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड कीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ पूछी है। तो ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ऑप्शन बी है इन्फरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी है डिटरमाइनिंग यानी कि निर्धारित करना। एंड ऑप्शन डी है प्रिडिक्टिंग यानी कि पूर्वानुमान लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिटरमाइनिंग, निर्धारित करना। ठीक है, क्या कहा है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है।
तो इसमें से कौन प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो देखिए, जो आपकी प्रोसेस स्किल होती है ना, उसके अंतर्गत निर्धारित करना ये नहीं आएगा, ठीक है, डिटरमाइनिंग। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर ईवीएस शुड, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। ऑप्शन बी, किसी भी समयावधि का। ऑप्शन सी, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख। ऑप्शन डी, केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। अब अगर आपने मेरे पेडागोजी के टैग वर्ड्स वाली सीरीज़ देखी है ईवीएस की, तो आप आराम से यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको केवल शब्द मिल जाए यानी कि ओनली मिल जाए, वो ऑप्शन हमेशा बाहर, ये सी वाला बाहर हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए, केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित, यहाँ भी केवल आ गया, ओनली आ गया, ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी। हमेशा मैंने आपको बताया है, जिस भी ऑप्शन में आपका वास्तविक जीवन से रिलेटेड कुछ भी दिया हो, कि वास्तविक जीवन से संबंधित प्रयोग करना, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन पर आधारित कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाना, ये ऑप्शन हमेशा 100% राइट होता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए है क्रियाकलाप का संचालन यानी कि कंडक्टिंग द एक्टिविटी, रिवाइजिंग यानी कि दोहराना, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस यानी कि प्रक्रम पर विचार करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए बी सी डी, सी ए डी बी, सी ए बी डी और डी सी ए बी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। आपको क्या करना है, अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रक्रम पर विचार सबसे पहले। ठीक है, नहीं प्रक्रम पर विचार नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है ना। तो सी ऑप्शन सबसे पहले आ गया। अब देखिए इनमें सी ऑप्शन सबसे पहले किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। ठीक है, ए और डी तो हो गए बाहर। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद देखिए क्रियाकलाप का संचालन करना, फिर आप क्या करेंगे, क्रियाकलाप का संचालन करेंगे। ठीक है, पहले आपने योजना बनाई, उसके बाद आप क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, यानी कि पहले सी ऑप्शन आएगा, उसके बाद ए ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्या आएगा वो देखते हैं। फिर आप करेंगे प्रक्रम पर विचार। ठीक है, फिर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर देखिए। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, दोहराएंगे उसको, तो लास्ट में आ जाएगा आपका बी। अब देखते हैं ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में ये दिया है सीरियल CADB। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए EVS पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है। पहला है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यानी कि रचनावाद सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी यानी कि व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। याद रखिएगा EVS पाठ्यचर्या का आधार होता है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, EVS के जो पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये काफ़ी लेंदी आते हैं। ठीक है, EVS के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि पहला है यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, लग तो ठीक रहा है। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, बच्चे प्रयोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। एंड ऑप्शन डी है कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ भी आपके टैग वर्ड्स काम कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कार्य से अनुभव लेना यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग,
इसके अवसर प्रदान करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अलग अलग दिशाओं में सोचना। जब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होंगे तो वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। इसीलिए कार्यानुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम, दूसरा है डिस्कस पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉर एक्शन, तीसरा है इवैल्यूएट द रिजल्ट, चौथा है एनालाइज द प्रॉब्लम। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनको आपने क्रम में लगाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्या आएगा। पहला ऑप्शन है डिफाइन द प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले यही आएगा ना। हम प्रॉब्लम को यानी कि समस्या को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आ गया हमारा सबसे पहले। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए सबसे पहले 3 ऑप्शन में दिया है और ये इसमें नहीं दिया है, तो सी ऑप्शन हो गया बाहर। अब या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया समस्या को परिभाषित। उसके बाद करेंगे फ्रेंड्स हम समस्या का विश्लेषण, ठीक है, एनालाइज द प्रॉब्लम। यानी कि ए के बाद आपका डी कहाँ पर आ रहा है? ए के बाद डी आ रहा है ए और डी ऑप्शन में। अब 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से एक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉर एक्शन, ठीक है, यानी कि क्रिया के लिए हम संभावित योजना की चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका बी, और ये सीरियल हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए डी बी सी, और लास्ट में करेंगे हम इवैल्यूएट, ठीक है, यानी कि रिजल्ट, परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए उदाहरण देखिए, पहला है यूनिवर्सिटी, रिवर, रेडियो, कंप्यूटर, दूसरा है कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर्स, पेरेंट्स, तीसरा है यूनिवर्सिटी, वेस्ट मटेरियल, पेरेंट्स, ऑफिस, एंड चौथा है मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, जिंगल एंड रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? तो ये होंगे फ्रेंड्स कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट्स? ऑप्शन ए है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन बी है अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। ये ऑप्शन बाहर हो गया, हमेशा बोला है केवल, एकमात्र या ओनली, जहाँ भी आपको दिख गया वो ऑप्शन हमेशा बाहर हो गया, ठीक है, ये बाहर हो गया। तीसरा है अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। अगर आप असाइनमेंट को हमेशा होमवर्क के रूप में देंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन हो गए बाहर। नेक्स्ट है अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। असाइनमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग आइडियाज़ एंड डेवलप क्लैरिटी, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो खुद के विचारों का निर्माण करते हैं और साथ में उन्हें स्पष्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? बताइए। ऑप्शन ए है नो स्पेशल स्ट्रेटेजी विल बी यूज्ड, ये बाहर हो गया, ऐसा नहीं होता है, उनके लिए तो स्पेशल स्ट्रेटेजी यूज़ करी जाती है। ऑप्शन बी है दे विल बी मेड टू सिट विद हायर क्लास स्टूडेंट्स, नहीं, उन्हें आप हायर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बिठाएंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दे विल बी टॉट सेपरेटली, उन्हें आप अलग से पढ़ाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। लास्ट है दे विल बी टॉट यूजिंग एनरिच्ड करिकुलम, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही, समृद्ध पाठ्यचर्या यानी कि उनके लिए कुछ एनरिच्ड करिकुलम, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम दिया जाता है,
उनके लेवल का, ठीक है, क्योंकि वो होनहार और बुद्धिमान हैं तो उनके लेवल का कुछ एक्स्ट्रा आप उनको पढ़ा सकते हैं, यानी कि एनरिच्ड करिकुलम की व्यवस्था आप करेंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस जो आपसे 6 फरवरी 2023 को पूछे गए थे। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, सारे ही प्रीवियस ईयर करने वाले हैं हम ऑनलाइन वाले, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें थ्योरी की क्लासेस देखना तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।